हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम टाइटन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 12 की स्टोरी आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत रेचल से होती है, जो गार लोगन को बताती है कि डिक मरने वाला है और मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। और फिर रेचल अपनी शक्तियों की मदद से डिक ग्रेसन की बॉडी को ढूंढ लेती है और जब गार लोगन के कहने पर रेचल अपनी शक्तियों का यूज करते हुए उसे जिंदा करने की कोशिश करती है तो वो फेल हो जाती है। और जब इस बारे में गार को पता चलता है तो वो इस दर्द से चिल्लाने लगता है और तभी बहुत सारे चमगादड़ उसके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। और फिर हम धीरे धीरे लोगों को चमगादड़ में तब्दील होते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि गार अपने साथियों की मदद से उसे उड़ाते हुए लजारस पिट में छोड़ देता है। और इस बार हम देखते हैं कि चमगादड़ बनने के बाद भी उसकी पैंट गायब नहीं होती है और रेचल के पास आकर उससे पूछता है कि क्या वो जिंदा हो जाएगा। और रेचल उसका जवाब देते हुए उससे कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। और इधर हम देखते हैं कि जेसन क्रेन को बताता है कि नाइटविंग मर चुका है और जब क्रेन उसका जवाब नहीं देता है तो वो उसे फिर से बताता है कि नाइटविंग मर चुका है, जिस पर क्रेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि वो मेरा राक्षस नहीं था, वो तुम्हारा राक्षस है और तुम क्या चाहते थे कुकी। जिस पर जेसन उसे जवाब देता है कि लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम यही चाहते हो और जब ये काम पूरा हो जाएगा तो हम लोग मिलकर गौतम को बचाएंगे। और क्रेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि गौतम बचेगा जरूर, लेकिन उससे पहले इसे बर्बाद करना होगा। और जब आशा की किरण खत्म होती है तभी डर और क्रोध की लहर इस पूरी दुनिया में उजाला और अंधकार बनकर छा जाती है, जिस पर जेसन उससे पूछता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर क्रेन उसका जवाब देते हुए कहता है कि ये बकवास नहीं है, ये हमारा अतीत है जो कि प्रेजेंट में खुलकर हमारे सामने आ चुका है और अब बैटमैन और उसके चमचे मुझे रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग उनकी लाशों पे चलते हुए आगे बढ़ेंगे और ये पूरा शहर एक भुने हुए बीकन की तरह होगा और बहुत ही जल्द वे सब मारे जाएंगे। और जब जेसन उसे पूछता है कि कौन लोग मरेंगे तो वो उसे गुस्से में बताता है कि सभी लोग मरेंगे। जिस पर जेसन उसे कहता है कि लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि मैं इन लोगों का रखवाला बनूंगा और मैं इस सिटी को डिस्ट्रॉय करने में तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। और इस बात को सुनने के बाद क्रेन का माथा लग जाता है और वो अपने हथियार से जेसन पर हमला करने लगता है और उससे बचते बचाते हुए जेसन वहां से भाग जाता है। और इधर हम देखते हैं कि जब वंडर गर्ल उसके परिवार के साथ मिलकर उनका सामना करने के लिए तैयार हो रही होती है तभी वहाँ पे टिम ड्रेक पहुंचकर उसे बताता है कि नाइटविंग मारा जा चुका है। और उसकी फोटो देखने के बाद डॉना ट्रॉय उससे कहती है कि ये पिक्चर पूरी तरह से बकवास है और सभी चीजों को देखने के बावजूद भी तुम्हें उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और टिम ड्रेक की माँ उन्हें समझाती है कि अगर सुपर हीरो इस गौतम में सेफ नहीं है तो हमें इस शहर से बाहर चले जाना चाहिए। और टिम ड्रेक उन्हें जवाब देता है कि आप लोग भले चले जाए लेकिन मैं यहाँ पे रुककर गौतम को बचाऊंगा। और उसकी माँ उससे कहती है कि सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, जब तुमने पिछली बार ऐसा ट्राई किया था तो तुम मरते मरते बचे थे। जिस पर डॉना उससे कहती है कि यहाँ कोई भी मरने वाला नहीं है और उन्हें यहाँ पे रुकने को कहकर वो चली जाती है। और इधर हम देखते हैं कि बारबरा गॉर्डन पुलिस वाले पे गोली चलाने की वजह से जेल की हवा खा रही है और क्रेन जेल के कैमरे को एक्सेस करके बारबरा गॉर्डन से बातचीत करते हुए उसे ये बताता है कि नाइटविंग मारा जा चुका है। और इधर हम देखते हैं कि डिक ग्रेसन पिट में जाने के बाद जॉनथन क्रेन से मिलता है और जॉनथन क्रेन उसे बताता है कि तुम्हारी कहानी उस रात शुरू हुई थी जब तुम्हारे पेरेंट्स मारे गए थे और उसके बाद से तुम कभी भी किसी पे पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हो और तुम तब तक डर में जीते रहे जब तक बैटमैन तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें उस डर के साथ जीना नहीं सिखाया। लोगों को पनिश करना, लोगों को मारने से पहले उन्हें मारना तुम्हारी आदत बन जाती है और तब तुम्हारे डर के साथ तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारे पास होता है और इसी डर और क्रोध के साथ अब तक तुम जी रहे थे और अब तुम्हारी आत्मा के लिए ये जंग खत्म हो चुकी है और तुम हार चुके हो और तुमने ब्रूस वेन का रास्ता चुना है, लेकिन वो तुम्हारा पिता नहीं है, तुम जॉन ग्रेसन के बेटे हो। और आज तुम जिस हालात में खड़े हो उसे देखने के बाद तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा शर्मिंदा होंगे और तुम उन्हें निराश कर रहे हो और ठीक उसी तरह से सभी लोगों को निराश किया है और तुमने जेसन को भी कोई भी चांस नहीं दिया और तुम हमेशा से उसे मारना ही चाहते थे और इसीलिए तुमने उसे मार दिया। जिस पर डिक उससे जवाब देता है कि मैंने नहीं, जोकर ने मारा है। और क्रेन उससे बोलता है कि जोकर तो सिर्फ तुम्हारे हाथ का हथियार था और तुम हमेशा से चाहते थे कि जेसन तुम्हारी जिंदगी से चला जाए, इसीलिए तुमने उसे छोड़ दिया और तुम उससे नफरत करते थे और तुम चाहते थे कि बैटमैन के इकलौते बेटे बने रहो। और तभी जेसन बैटमैन की जिंदगी में आया और उसने तुम्हारी जगह ले ली और उसने तुम्हारे घर के साथ साथ तुम्हारे पिता को भी छीन लिया। और फिर हम डिक ग्रेसन को जेसन को बहुत बुरी तरह से मारते हुए देखते हैं। और इधर हम देखते हैं कि ब्लैक फायर एक शख्स के पास आकर अपनी पावर को दिखाते हुए उससे उसकी गाड़ी छीन लेती है और तभी वहाँ पे क्रिप्टो पहुंच जाता है और फिर ब्लैक फायर सुपर बॉय के पास पहुंचकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसे होश में ले आती है और फिर दोनों बातचीत करते हुए ये डिसाइड करते हैं कि वो टाइटन के पास नहीं जाएंगे। और ब्लैक फायर के कहने पे सुपर बॉय टाइटन को छोड़ के ब्लैक फायर के मिशन पे निकल पड़ता है। और इधर हम देखते हैं कि क्रेन के पुलिस वालों का
सामना करने के लिए हथियारों को लेकर घर के बाहर निकल जाते हैं। और जब गाड़ी रुकती है तो उसमें से डोना ट्रॉय निकलती है। और इधर गार लोगन जब डिक के बारे में पूछता है तो रेचल उसे बताती है कि डिक को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और हम इस लड़ाई में उसकी मदद बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और इधर हम देखते हैं कि डिक ग्रेसन जेसन को मारते हुए रुक जाता है और जैसे ही अपने हथियार को गिराता है वो दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे वहाँ पे उसके पिता उसके साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं। और जब डिक ग्रेसन उन लोगों से माफी मांगता है तो उसके पिता उसे माफ कर देते हैं। और उसके जाने के बाद एक लड़की उसे पापा बुलाते हुए दिखती है और जैसे ही उसका गुब्बारा लेता है उसके डैडी पुकारने के साथ ही वो बैटमैन के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। और फिर खून देखने के साथ ही उसे जेसन नजर आता है और जेसन को धकेलकर क्रेन उससे बोलता है कि तुमने सिर्फ अपने पिता को ही फेल नहीं किया है, तुमने जेसन को भी निराश किया है। और डिक ग्रेसन उससे बोलता है कि इसे बदलने का अभी भी टाइम है। और क्रेन उससे बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ मेरा राज चलता है और जैसे ही मैं पुफ करूंगा तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। और डिक ग्रेसन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें रोक के रहूंगा, जिस पर क्रेन उससे बोलता है कि तुम मुझे कभी भी रोक नहीं पाओगे और जब तुम्हारे पास चांस था तो तुम फेल हो चुके हो। जिस पर डिक उसे मारते हुए पिट के बाहर निकल जाता है और उसे देखने के बाद रेचल और गार लोगन उसे खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। और इधर हम देखते हैं कि सुपर बॉय, क्रिप्टो और ब्लैक फायर उसी डॉक्टर के पास आते हैं जिसने ब्लैक फायर को कैद किया था। और जब ब्लैक फायर उसे धमकाते हुए उसका काम तमाम करने वाली होती है तो वो उसे बताता है कि उसके पास कुछ ऐसा है जिसे देखने के बाद वो उसे मार नहीं सकेगी। और वो उसे अंदर ले जाते हुए उसके शिप के दर्शन कराता है, जिसे देखने के बाद ब्लैक फायर उसे कहती है कि अब मुझे इसका कोई यूज नहीं है। और डॉग के पूछने पे वो उसे बताती है कि मैं ऐसी जगह पे क्यों जाना चाहूंगी जहाँ के लोग मुझसे नफरत करते हैं और टेमलन के लोग मुझे वैसे ही ट्रीट करते थे जैसे कि तुम किया करते थे। और स्टार फायर वहाँ पे पहुंचकर उसे बताती है कि वो लोग गलत थे और उसे उसके बारे में पूरी सच्चाई बता देती है। और इधर हम देखते हैं कि डिक ग्रेसन पूरी तरह से होश में आने के बाद रेचल और गॉर लोगन से कहता है क्रेन को हमें रोकना होगा और जाने से पहले उन्हें सुपर बॉय को ढूंढते हुए टाइटन को फिर से इकट्ठा करने को कहता है। और जब रेचल उसे पूछती है तो वो उसे बताता है कि उन्हें डोना ट्रॉय के पास ले जाओ। और इधर हम देखते हैं कि टिम ड्रेक डोना से कहता है कि तुम अगर चाहती हो कि मेरी फैमिली बाहर चली जाए तो सही है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहकर इस लड़ाई को लड़ना चाहता हूँ। और वो उसे समझाते हुए कहती है कि तुम अपने माता पिता के चेहरे को जरूर देखो, वो फिर से अपने बेटे को खोना नहीं चाहते हैं। जिस पर टिम ड्रेक उससे कहता है कि मैंने वो ब्रिज इसलिए पार नहीं किया था कि यहाँ पे आकर कायरो की तरह छुपता रहूं। जिस पर डोना उसे गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुम वो ब्रिज इसलिए पार कर पाए क्योंकि हैंक ने सेक्रीफाइस किया था और उसने तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी और यही सुपर हीरो करते हैं। और अगर तुम हीरो बनना चाहते हो तो अपनी मॉम की लाइफ बचाओ। और फिर दोनों ट्रक पे बैठकर निकल जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि सच्चाई जानने के बाद ब्लैक फायर अपने तख्त को पाने के लिए अपने ग्रह पे वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। और डॉक्टर उसे बताता है कि एक रिसर्च के दौरान उसकी रिसर्च टीम ने इस जहाज के फ्यूल ऑर्ब को एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से ये जहाज अब उड़ नहीं सकती। और उसे ये भी बताता है कि उसकी रिसर्च टीम ने उस फ्यूल ऑर्ब को बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें कोई भी सक्सेस नहीं मिला। जिस पर स्टारफायर उसे बताती है कि ये टेक्नोलॉजी टेमरेन में बनी है और इसीलिए इसे यहाँ पे बनाया नहीं जा सकता। जिस पर ब्लैक फायर उन्हें बताती है कि अगर इस टेक्नोलॉजी को कोई बना सकता है तो वो सुपर बॉय है। और सुपर बॉय से बातचीत करते हुए वो उसे बताती है कि मैं चाहूँ भी तो यहाँ पे रुक नहीं सकती हूँ और ये इतना सिंपल भी नहीं है। जिस पर सुपर बॉय उससे गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम भी बिल्कुल औरों की तरह निकली, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था लेकिन अब तुम रूल तोड़ रही हो। और वो उसे समझाते हुए बताती है कि जब से मैं एक छोटी लड़की थी मेरे अंदर की आवाज हमेशा मुझसे कहती थी मैं कुछ ज्यादा करने के लिए पैदा हुई और अब मुझे जाके ये एहसास हुआ है कि मेरी आवाज मुझे ये बताती रही है कि आखिर मैं कौन हूँ। और आज मैं अपने घर नहीं गई तो मैं पूरी नहीं हो पाऊंगी और अब ये जानने के बाद भी अगर मैं नहीं जा सकी तो मैं वहाँ पे कभी भी नहीं जा सकूंगी। और इसके बाद दोनों इमोशनल होते हुए किस करने लगते हैं और फिर हम सुपर बॉय को फ्यूल और बनाते हुए देखते हैं। और इधर हम देखते हैं जेसन लोगों पे गुस्सा होते हुए हवा में फायर करने लगता है। और हम देखते हैं कि डिक ग्रेसन वहाँ पे पहुंचकर उसे अपनी जिंदा होने की हकीकत बताकर उससे बोलता है कि हमारे पास इस बातचीत के लिए टाइम नहीं है और हमें जॉनथन क्रेन को रोकने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर जेसन उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए, मैं एक खूनी हूँ। और डिक उसे जवाब देते हुए बोलता है कि तुम जानते हो कि क्रेन कैसे ऑपरेट करता है और वो कैसे सोचता है और अगर हमने उसे नहीं रोका तो बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाएंगे और अगर तुम्हें इसे छुटकारा चाहिए तो उसे पाने का ये पहला कदम है। और वो उसे बताता है कि तुम उसे रोक नहीं सकते, उसके पास सब कुछ और यहाँ तक कि यहाँ की पुलिस और बैट के भी उसके पास है और उसकी वजह से ये पूरी सिटी वो खत्म कर देगा।
करेगा। और जब डिक उसे पूछता है कि वो कैसे खत्म करेगा तो वो उसे बताता है कि वो मुझे कुछ भी नहीं बताता था। और डिक उसे बताता है कि उसने जरूर कुछ तुमसे कहा होगा, इसलिए सोचो। और फिर जेसन उसे उसकी पोएम के बारे में बताता है, जिसकी वजह से डिक को गौतम के आर्मी स्टडी का सुराग मिलता है। और जब उसका हुड देते हुए उसे जाने को कहता है तो जेसन उसे बोलता है कि क्या मैं फिर से टाइटन बन चुका हूँ। और डिक उसे बोलता है कि तुम कभी भी टाइटन नहीं बनोगे, लेकिन इस शहर को बचाने में तुम हमारी मदद कर सकते हो। और इधर हम देखते हैं जब सुपरबॉय उस ऑट को बनाकर उसके शिप में डालता है तो कोरी ब्लैक फायर से उसकी मदद करने के लिए उसके साथ जाने को कहती है, जिस पर ब्लैक फायर कहती है कि तुम अपनी फैमिली को छोड़कर मेरे साथ जाओगी। और स्टार फायर उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम मेरी फैमिली हो। और जब वो लोग इंजन को स्टार्ट करते हैं तो शिप धुआं होकर जलने लगती है, जिसे देखने के बाद स्टार फायर सुपरबॉय को रोकने को कहती है, लेकिन सुपरबॉय उसे घूर कर देखते हुए शिप को पूरी तरह से ब्लास्ट होने देता है। और इधर हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रॉय और टिम ड्रेक शहर के बाहर जाते हुए उन्हें पुलिस रोक लेती है और उनकी तलाशी लेने के साथ ही वहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। और डोनाल्ड ट्रॉय उन्हें रोकते हुए टिम ड्रेक से बोलती है कि आखिर तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारी मंजिल को ढूंढ ही लिया। और गोलियों की बौछार रोकने के साथ ही हम उस पुलिस वाले को देखते हैं जिसे जेसन ने पैसे दिए थे। और जब वो बारबरा गार्डन को अपने व्हील चेयर पे बैठे हुए अजीब अवस्था में देखता है तो उसके पास जैसे ही आता है बारबरा गार्डन उसे मारकर बेहोश कर देती है। और क्रेन को गुड बाय कहने के बाद उसे उसी जेल में बंद करके चली जाती है। और जब पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं तो वो अपने व्हील चेयर से भागते हुए उन पर बंदूक तानने से पहले लिफ्ट में जा घुसती है। और हम देखते हैं कि वो लिफ्ट उसे ओरेकल सुपर कंप्यूटर के पास पहुंचा देती है। और स्कैन और कमांड एक्टिवेट करने के बाद भी जब ओरेकल नहीं जागता है तो वो उसके पास जाकर उससे पूछती है कि अगर तुम वहाँ पे हो तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हें वापस कैसे ला सकती हूँ। और हम इस सवाल के बाद हम डिक और जेसन को उस जगह पे जाकर उसके गेट को उड़ाते हुए देखते हैं। और जब वो लोग उसे खोलते हैं तो वहाँ पे सारे इम्पल्स गायब होते हैं और उन्हें वहाँ पे क्रेन की बुक मिलती है। और इधर हम देखते हैं कि पुलिस वाले उन्हीं इम्पल्स को बॉक्स में भरकर ला रहे होते हैं। और उसे खोलकर देखते हुए क्रेन बोलता है कि सितंबर आ गया है और यही मरने का महीना है। और उसके हंसी के गूंज के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।